Right. So as you know, the chapter's name is Lost Spring. Lost Spring का मतलब होता है, लेट्स सी, स्प्रिंग का मतलब होता है एक बढ़िया सा ब्लॉसमिंग सीजन जहाँ पे फूल और ग्रीनरी चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं, तो बहुत अच्छा सीजन होता है। लेकिन ये लॉस्ट स्प्रिंग है तो इट इज टॉकिंग अबाउट टू स्टोरीज ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड। यहाँ पे चाइल्डहुड को एज अ स्प्रिंग सीजन कंपेयर किया गया है। जैसे स्प्रिंग सीजन साल में आती है, वैसे चाइल्डहुड पूरी लाइफ में आता है और वो सबसे ब्लॉसमिंग सीजन होता है। बट वो उन दो बच्चों की स्टोरी जो बताई गई है यहाँ पे, दोनों की चाइल्डहुड को छीन लिया गया है। एक तो रैग पिकर साहिब आलम था स्टोरी वन में, अभी हम दूसरी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो हीरो है हमारा उसका नाम है मुकेश। इस स्टोरी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, राइट, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। पिछली स्टोरी यहीं पे खत्म हुई थी, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अभी जो नई स्टोरी चालू हो रही है उसमें एक लड़का है मुकेश नाम का, वो जिद करता है, इंसिस्ट मतलब जिद करता है या बिलीव करता है उसमें स्ट्रांगली, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनने का। वो क्या सोचता है, उसका ड्रीम क्या है, वो नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। उसके ख्वाब हैं बड़े कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अभी वो किस जगह से, किस बिलोंग करता है, क्या करता है, वो सब चीजें अभी आएंगी, आपको पता पड़ेगा कि फॉर दिस मोटर मैकेनिक बनना भी उसके लिए कितना बड़ा ड्रीम है। ही अनाउंसेस, एक तरीके से उसने पब्लिकली सबको बोला कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। आई मीन्स यहाँ पे ये राइटर जो हमारी है अनीस जंग, वो पूछ रही है मुकेश से। एक और बच्चा उसको मिला है मुकेश नाम का, जो गरीबी में पल रहा है या उसका चाइल्डहुड लॉस्ट हो रहा है, तो उसकी बात कर रही है यहाँ पे। तो उससे भी डिस्कशन किया है, उसने उससे पूछा कि तुझे पता भी है कुछ कार्स के बारे में, कह रहा है मोटर मैकेनिक बनूंगा मैं। उसने कहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। सिंपल है, जब कार मिलेगी तो मैं कार चलाना भी सीख लूंगा, उसको ठीक करना भी सीख लूंगा, उसमें क्या है। अभी तो नहीं पता मुझे कुछ भी उसके बारे में, लेकिन जब मिलेगी तो पता पड़ जाएगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। उसने सीधे मेरी आंखों में देखता हुआ मुझे ये जवाब दे दिया, सिंपली, एक बच्चे के तरीके से। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। लूम्स का मतलब होता है घूमना किसी चीज के आगे आस पास। उसका ड्रीम जो है एक मिराज की तरह, मिराज पता है ना, जैसे रेगिस्तान में हम चल रहे होते हैं तो दूर कहीं हमें पानी का तालाब जैसा दिखता है, उसको मिराज बोलते हैं। मिराज मीन्स इल्यूजन। तो उसका जो ड्रीम है एक इल्यूजन की तरह उसके दिमाग में या उसकी लाइफ में घूमता रहता है, अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। और उसकी लाइफ की रियलिटी क्या है, गली और मोहल्लों की धूल, क्योंकि वो वहीं पे रहता है। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका टाउन कौन सा है, कौन सी जगह पे रहता है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक और सिटी है जो यूपी में पड़ता है, बट इट इज द पार्ट ऑफ एनसीआर, नॉर्दर्न कंट्री रीजन। इट इज जस्ट नियर टू दिल्ली। तो ये पहली वाली कहानी भी दिल्ली की थी, सीमापुरी इलाके की, और ये दूसरा इलाका है फिरोजाबाद का जो दिल्ली के पास में ही है, राइट। तो वहां से इसको एक लड़का मिला है मुकेश नाम का, गरीब का, उससे बात कर रही है, तो वो बता रही है उसके बारे में। फिरोजाबाद एक और चीज के लिए फेमस है, नेक्स्ट लाइन में देखो, फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। पूरे इंडिया में जो कांच की चूड़ियां आती है ना, जिसे हम लाख की चूड़ियां भी बोलते हैं, लाख उस मटेरियल को बोलते हैं जो कांच जैसा दिखता है, तो लाख की चूड़ियां बोलते हैं, वो बैंगल्स जो आती हैं उनके लिए फेमस है फिरोजाबाद। वहां से ही बन के आती है पूरे इंडिया की ऑलमोस्ट। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. इतनी सारी अमाउंट में बैंगल्स वहां से आती हैं, तो ऑब्वियसली फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन कौन सा है, यही है, बैंगल्स बनाने का। एवरी फैमिली, ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इज देयर doing this work of making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces. फर्नेस क्या होता है, भट्टी। भट्टी में कांच के जैसा मटेरियल जो होता है, लाख उसको पिघलाया जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है और उसके ऊपर काम किया जाता है, तो फर्नेसिस मीन्स भट्टी। और वेल्डिंग ग्लास, उसको फिर वेल्डिंग वगैरह किया जाता है। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के आसपास की दूसरी कंट्रीज में भी जहाँ वो कांच की चूड़ियां पहनी जाती है, वहां भी ये एक्सपोर्ट होती है, ऑलमोस्ट फिरोजाबाद से ही। सो दिस फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। बैंगल्स का या चमकते हुए कांच की इंडस्ट्री का पूरा ये सेंटर है, कौन सा, फिरोजाबाद। और वहां पे कई सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ इसी काम के लिए लगा दी है। यानी कि मुकेश, उसका भाई, उसका फादर या उसके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर वगैरह, सब जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो यही काम करते थे, अब मुकेश भी वही काम करता है।
और वो सारा जिंदगी अपनी क्या है भट्टी के आसपास निकाल देते हैं। उस गरम गरम तपते हुए जो कांच के जो लावा जैसा निकलता है, उसके जो धुआं निकलता है खतरनाक होता है वो बहुत। वेल्डिंग ग्लास की गर्मी, उसके सामने रहना, फिर मेकिंग बैंगल्स, वो खतरा भी होता है उस सब में। प्लस ये चाइल्ड है, बच्चा है, चाइल्ड लेबर का भी काम होता है इसमें। सो दिस इज ऑल हिज लाइफ। इसकी लाइफ कैसी, इसकी रियलिटी कैसी है और उसका ड्रीम क्या है, तो उसके लिए मोटर मैकेनिक बनना, अपना खुद का गैराज खोलना, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है, राइट। अब आगे बढ़ती है स्टोरी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी उन हजारों फैमिली में से है जो फिरोजाबाद में यही काम करती हैं। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. और जो ग्लास फर्नेसेस होते हैं, जो भट्टियां होती है कांच की, बहुत खतरनाक होती हैं और वहां पे टेम्परेचर बहुत खतरनाक होता है। और बच्चों से काम कराना तो वैसे ही चाइल्ड लेबर के अंडर में क्राइम है, इलीगल है। बट ऐसी किसी भी फैमिली या ऐसे किसी भी बच्चे को वहां पे ये पता ही नहीं है कि चाइल्ड लेबर इलीगल है या हमारा काम करना यहाँ पे खतरे वाला है वगैरह। अगर उनको पता भी है किसी किसी को, तो वो ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई जरिया ही नहीं प्रोफेशन का, यही है। Not just in high temperatures, the glass furnaces with high temperatures in dingy cells. Dingy cells मतलब छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, cells मतलब छोटे कमरे, और dingy मतलब वो धूल से भरे हुए, मिट्टी से भरे हुए, या सीवर वगैरह लगी हुई है कहीं पे, जाले वगैरह लगे हुए हैं, जो भी गंदगी है मीन्स। विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि कोई रोशनदान, कोई वेंटिलेशन, कुछ झरोखा या खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो एयर और लाइट नहीं आती है वहां पे, पूरा का पूरा बंद रहता है माहौल। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. अगर ये चीज उनको पता पड़ती कि एक कानून निकला हुआ है चाइल्ड लेबर के खिलाफ, तो चाइल्ड लेबर इनकी इलीगल है, अगर वहां पहुंच जाता ये कानून अच्छे से, इफ एनफोर्स्ड, एनफोर्स मतलब अच्छे से पहुंच जाता और काम होता है इसके ऊपर, तो उसके जैसे कम से कम 20,000 बच्चे वहां पे काम करते हैं। तो सोचो कितने बड़े लेवल पे चाइल्ड लेबर चलता है वहां पे। हॉट फर्नेसेस, उन भट्टियों के अंदर काम होता है। गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? देन हॉट फर्नेसेस में ये सब लोग काम करते हैं, पूरा दिन उस अंदर डिंजी सेल्स में बंद रहते हैं, जहाँ न सनलाइट आती है, न एयर आती है। पूरा का पूरा दिन वहां पे काम करते हैं, शाम को या रात को बाहर निकलते हैं। तो डे लाइट आवर तो पूरा सारा उनका वहीं पे निकल जाता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। और इसकी वजह से क्या होता है, उनको जब सनलाइट नहीं मिलती है, तो उन्होंने कभी धूप नहीं देखी, कभी रोशनी नहीं देखी, और गंदे से माहौल में काम करते हैं, उस गर्मी में काम करते हैं, उसकी वजह से आंखों की जो रोशनी होती है वो खत्म होती जाती है धीरे धीरे। कई बार ऐसा होता है, यंग होते होते 30 साल का या 40 साल का होते होते इंसान की तो सबकी आंखें खराब हो जाती हैं। उनके कई जनों के ग्रैंड फादर वगैरह या ग्रैंड मदर तो छोड़ो, फादर या मदर भी कई बार बिना आंखों की रोशनी के जी रहे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसीलिए बच्चे भी वही काम में लग जाते हैं। तो इट्स जस्ट अ ट्रेडिशनल प्रोवर्टी। मान लो किसी के दादाजी ने किया, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, और बच्चा भी वापस काम करने लग गया कमाने के लिए, फिर उसका बच्चा काम करेगा, ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता ही जाता है, विशियस सर्कल। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब जैसे ही मैं मुकेश से बात कर रही हूँ, ये अनीस जंग बता रही है कि मैं मुकेश से बात कर रही थी, तो मुकेश ने मुझे इनविटेशन दिया अपने घर पे चलने का। उसने कहा चलो मेरे घर पे चलो। वो फिरोजाबाद की गलियों में रहता होगा, स्लम एरिया में रहता होगा, फिर भी वो उसको प्राउडली अपने घर पे बुला रहा है और कह रहा है कि चलो चलो, हमारा घर है ना रिनोवेट हो रहा है, आपको पता पड़ेगा, रीबिल्ट हो रहा है। अब रिनोवेशन का मतलब क्या होगा? झुप्पड़पट्टी में रहते हैं तो रिनोवेशन का मतलब क्या है? छप्पर फट गया होगा तो उसकी मरम्मत करा रहे होंगे, तो उसके लिए वो रीबिल्ड करने गए। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls. तो हम वहां गए, तो पहले ऐसे छोटी छोटी गलियों में लेके गया जहां से स्टिंक यानी कि बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो ऐसी लेन्स है जो स्टिंकिंग है, स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज। और छोटी छोटी गलियां भी पूरी की पूरी भरी पड़ी है गार्बेज से, यानी कचरे से। कोई सफाई नहीं होती है वहाँ, म्यूनसिपालिटी का कोई काम नहीं आता, या गलियां नालियां बह रही हैं गंदे पानी वगैरह गटर की। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स। और ऐसे घरों के आसपास से हम निकले जो घर एक्चुअली में आप घर कह भी नहीं सकते उनको, तो ऐसे कह सकते क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मतलब हिलती हुई दीवारों के जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनको घर भी नहीं बोल सकते हम, हॉवेल्स बोला है उनको।
वॉबली डोर्स मीन्स उनके दरवाजे भी कुछ कहीं से टूटे हुए हैं, हिलते हैं, झूलते हुए हैं, किन्ने गंदे से हैं ऐसे। नो विंडोज, और उनमें भी विंडोज नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें से कई सारी फैमिलीज अपने घर पे भी वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, तो इसलिए विंडोज वगैरह, एयर वगैरह नहीं रखते हैं, वो पूरा बंद रहता है। ठीक है, सो उनके कई सारे घर ऐसे ही थे। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट। प्रिमिवल मतलब जैसे आदिवासी रहते थे, आदिवासी जंगल में कैसे रहते थे, जानवरों के साथ में ही रहते थे। तो इस एरिया में जो आजकल के एज का जमाना है, और उस एज में भी वहां पे वो किस तरीके से रह रहे हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वहां पे आपको कैट, डॉग, काव वगैरह और पिग्स वगैरह बहुत सारे जानवर वहां पे घूमते फिरते मिल जाएंगे, पशु पक्षी वगैरह सब मिल जाएंगे। उनके साथ में वो लोग रह रहे हैं कैसे भी करके, कोई ध्यान देने वाला, कोई कचरे साफ करने वाला नहीं, पानी का कनेक्शन नहीं है, लाइट नहीं है, जो भी ऐसी तरीके से रहते हैं वो एरिया में। He stops at the door of one such house. अब ये उन गलियों में से निकलता हुआ एक घर के सामने जाके रुक जाता है और उसको अनीस जंग को दिखाता है अपना घर। Bangs a wobbly iron door with his foot, और पैर से अपने घर का दरवाजा जो आयरन का बना हुआ है उसको धक्का देता है, and pushes it open, और खोल देता है। We enter a half built shack. Shack मतलब होता है कच्ची बनी झोपड़ी, जो है उसको shack बोलते हैं। तो कच्ची झोपड़ी जो बनी हुई है वो भी हाफ बिल्ट, पूरी तरीके से नहीं बनी हुई है, शायद हो सकता है टूट गई हो या कभी बनी नहीं हो पूरी। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass मतलब जब सूखी घास होती है ना, सूखी घास का जो चारा जैसा होता है, उससे थैच किया हुआ थोड़ा सा छत बनी हुई थी इस तरीके से। और वहीं पे ही इज अ फायरवुड स्टोव, और वहां पे जो फायरवुड स्टोव भी रखा हुआ है, यानी उन सूखी घास को जला के स्टोव की तरह यूज किया जाता था, ऐसा भी है। which sits a large vessels over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन पड़ा था। वेसल मतलब बर्तन और लार्ज मतलब बड़ा, तो लार्ज वेसल उस आग के ऊपर पड़ा हुआ था, जिसके अंदर में सिजलिंग यानी उसमें से धुआं निकल रहा है, स्पिनिच लीव्स पालक की पत्तियों की कोई सब्जी बना रही थी कोई वगैरह, वहां पे उसकी मदर उसकी सब्जियां बना रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और नीचे जमीन पे वहां पे जो बड़े बड़े बर्तन बड़े हुए थे एल्यूमिनियम के प्लेटर्स यानी बर्तन, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कहीं परात पड़ी थी, कहीं कोई भगोना पड़ा था, उसमें कुछ कटी हुई सब्जियां भी पड़ी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल फ्रेल वर्ड को ध्यान देना, फ्रेल मतलब होता है बहुत नाजुक या सेंसिटिव, तो बहुत नाजुक सी कमजोर सी यंग वुमेन वहां पे बैठी हुई है और वो खाना पका रही है, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, वो पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है रात का। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, जब ये अनीस जंग उस घर में गई तो उस लेडी ने पलट के देखा तो उसकी आंखों में पहले से ही धुआं भरा हुआ है, वो कमजोर सी दिख रही है, भले वो यंग है लेकिन कमजोर सी दिख रही है, वो खाना बनाने में बिजी है, फिर भी जब देखती है उसके घर में कोई आया है तो थोड़ा स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश इज एल्डर ब्रदर, मुकेश का बड़ा भाई है और उस बड़े भाई की वाइफ है, यानी कि वो उसकी भाभी थी। जस्ट 1 मिनट गाइस। तो ये अनीस जंग जब वहां पे जाती है मुकेश के घर में, तो वहां पे एक लेडी जो है यंग है वो, लेकिन वो फिर भी कमजोर है और वो खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए। वो कौन है? वो उसके बड़े भाई की बीवी है, यानी कि भाभी है मुकेश की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। वो ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही थी एज में, यंग सी दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से बैठ के खाना पका रही थी ऐसा लग रहा था कि उसकी एक पोजीशन जो है रिस्पेक्टफुल पोजीशन है, क्योंकि वो घर की बहू थी, बहू मतलब द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसके अलावा घर में कौन थे? 3 men थे, वुमेन नहीं थी, इसलिए वो इंचार्ज थी। वो इन तीनों की इंचार्ज थी, उनके घर की इंचार्ज थी, इसलिए उसकी रिस्पेक्टफुल पोजीशन दिख रही थी। 3 men कौन थे? हर हस्बैंड यानी कि मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश खुद यानी कि उसका देवर, और मुकेश का और बड़े भाई का फादर, वो कौन है? तीसरा मैन। तो 3 men और एक वुमेन वहां रहते हैं। when the older man sorry when the older men एंटर्स, यानी ओल्डर मैन कौन? उनका फादर। जब मुकेश या मुकेश के फादर घर पे आते हैं, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। व्हील, व्हील का मतलब होता है पर्दा, और पर्दा यहाँ पे यानी कि घूंघट। तो
अभी उसने दुपट्टा वगैरह जो भी है वो उतार के रखा हुआ साइड में और वो खाना बनाने में बिजी है। जैसे ही मुकेश का फादर घर पे आता है तो एज अ रिस्पेक्ट, एज अ कस्टमरी, वो क्या करती है, फटाक से वो दीवार पे टंगे हुए दुपट्टे को उठाती है और पहन लेती है और अपना मुंह ढक लेती है। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में होता है, ससुराल वगैरह में बहुओं को बोला जाता है अपने सास ससुर के आगे आप अपने, और स्पेशली बड़े मेल लोगों के सामने आप अपना चेहरा ढक के रखो। In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. और इस परिवार में एल्डर कौन है, वो बाप कौन है, वो एक इम्पोवरिश मतलब गरीब, इम्पोवरिश मतलब गरीब होता है। बैंगल मेकर, वो भी बैंगल मेकर है। वहां पे फिरोजाबाद में ऑलमोस्ट हर फैमिली बैंगल मेकिंग करती है। मुकेश तो बैंगल मेकर है ही सही, उसका फादर भी, उसका भाई भी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, वो अभी भी गरीब है, जबकि उसने सालों साल अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी उसने मेहनत की है अच्छे खासी तरीके से बैंगल मेकिंग के लिए। फर्स्ट एज अ टेलर, शुरू शुरू में उसने टेलर का काम भी किया था। देन अ बैंगल मेकर, बट टेलर के काम में ज्यादा पैसा नहीं मिल पाया और बैंगल मेकर में थोड़ा ज्यादा मिलता था, इसलिए वो करने लग गया। बट उसके बाद भी, इतने सालों काम करने के बाद भी, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। आज तक इस हाउस को वो ढंग से बिल्ट भी नहीं करा पाया, सो रिनोवेट भी नहीं करा पाया। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही अपने दोनों बच्चों को, मुकेश और उसके दोनों भाई, दोनों दूसरे बड़े भाई को भी नहीं पढ़ा पाया। तो दोनों भाई ने कुछ पढ़ा भी नहीं है, दोनों अनएजुकेटेड है। मैंने कहा ना ये विशियस सर्कल है, फादर काम करता है बैंगल मेकिंग में, ज्यादा पैसे नहीं मिलते, गरीबी में जीता है, फिर बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, तो बच्चे बड़े होके क्या करेंगे, वो भी वही काम करेंगे बैंगल मेकिंग का। सो इट्स अ विशियस सर्कल विच कीप्स गोइंग ऑन। All he has managed to do is teach them what he knows. वो अपने बच्चों को एक ही चीज सिखा पाया जो उसको खुद को आती थी, और वो क्या थी, the art of making bangles, कि बैंगल्स कैसे बनते हैं, वो उसने सिखा दिया। अब वो भी दोनों काम करते हैं और वो दोनों पे पैसा कमाते हैं। It is his karam. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother. मुकेश की माँ नहीं है यहाँ पे, मुकेश की ग्रैंड मदर बैठी है, वो साइड में बैठी हुई है, वो बूढ़ी सी है, वो साइड में बैठी हुई है। तो जब मुकेश के फादर के बारे में अनीस जंग ने कुछ बोला होगा, तो मुकेश की दादी क्या बोल रही है, इट इज हिज करम। करम हिंदी का वर्ड है जो इंग्लिश में बताया है, यानी कि उसका मीनिंग है हिज डेस्टिनी। कहते हैं ना जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। तो उसके फादर की गरीबी के बारे में अगर बात हो रही है, तो क्यों गरीबी में है, कि उसका कर्म है और उसके नसीब में यही लिखा होगा, ऐसा उसकी दादी बोल रही है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब ये जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, यानी कि मुकेश के पापा की माँ है, उसने अपने हस्बैंड को, यानी कि मुकेश के दादा को भी देखा था, जब वो मतलब जवान थे, जब उनकी शादी हुई थी, तो तब वो भी ग्लास बैंगल का ही काम करते थे, उसकी पॉलिशिंग करते थे। और पॉलिशिंग करने में उसकी कांच की डस्ट निकलती है, कांच की डस्ट निकलते हुए कई बार उसके छोटे छोटे से टुकड़े जो उड़ते हुए आपकी आंखों में भी चले जाते हैं, और वो उससे आंखों की रोशनी चली जाती है। उसका ग्रैंडफादर जो है ब्लाइंड हो गया था, बाद में मर भी गया था। ऐसा भी उसने देखा था, फिर भी मुकेश के पापा को भी उसने ग्लास बेंगल में जाने दिया काम में ही, उसके बाद उसके बड़े भाई को भी, फिर मुकेश को भी। ऐसा उनकी मजबूरी, ऐसा ना चाहते हुए भी उनको यही करना पड़ता है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? उसने एक क्वेश्चन बोला, क्या भगवान का लिखा कोई मिटा सकता है? कहते हैं ना पत्थर की लकीर कोई नहीं मिटा सकता। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? ये तो भगवान का लिखा हुआ है, यही होगा, इसको कौन तोड़ सकता है? ऐसा उसने बोला। बट दिस इज अगेन अनदर इम्प्लीकेशन, यहाँ पे अनीस जंग बोलना चाहती है, हो सकता है ये ऐसा हो कि भगवान का लिखा हुआ हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कभी उन्होंने ट्राई नहीं किया दूसरा इससे बाहर आने की। she implies, यहाँ पे ये उसका मीनिंग निकलता है। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। उस फिरोजाबाद की गलियों में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा पूरी लाइफ अपनी में क्या देखता है, वो क्योंकि कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स पे पैदा हुआ है, पूरी जाति कौन सी उनकी बैंगल मेकर्स कहलाती है, उसमें पैदा हुआ है, तो उसके अंदर पैदा होते उनका क्या नसीब है कि वो कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ बैंगल मेकिंग ही देखेंगे। और बैंगल मेकिंग ही उनके घर में, उनके पास वाले घर में, एक हर एक घर में, उनके हर एक पड़ोस में, या फिरोजाबाद की अधिकतर गलियों में उनको यही दिखाई देता है। क्या दिखता है? स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। स्पाइरल्स मतलब वो बने रहते हैं ना, गोल गोल बनी रहती है और बड़ी सी डंडी में सारी पड़ी रहती है, तो उसको स्पाइरल बोलते हैं।
सनी गोल्ड, चमकती हुई गोल्ड के जैसी, पैडी ग्रीन यानी कि व्हाइट हो या ग्रीन हो, रॉयल ब्लू, ब्लू कलर की चमकती हुई, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, सारे कलर्स होते हैं रेनबो के 7 कलर से भी ज्यादा, जितने भी कलर बनते हैं वो सारे कलर्स इनके पास होते हैं चूड़ियों में। बट इनकी आंखों में कलर नहीं होता, क्योंकि इनकी आंखें ऑन बस रोशनी खत्म हो जाती है। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड का मतलब होता है जो बे तरीके से बने हुए हों। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे तो वहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से फ्लैट्स बने होंगे या ऑर्गेनाइज तरीके से बंगलोज बने होंगे, राइट? तो वो कैंप्ड होते हैं। कैंप्ड मतलब उनको ढंग से प्रॉपरली मैनेज किया गया होता है, बनाया गया होता है। बट ये जो झोपड़पट्टी है इसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई बनाने का तरीका नहीं होता, कोई भी कहीं भी बन जाता है, कहीं भी कचरा पड़ा रहता है। तो ये अनकैम्प्ड यार्ड है। माउंट्स इन द अनकैम्प्ड यार्ड वो क्या है? सारे के सारे कलर्स। जैसे मुकेश जब छोटा होगा, पैदा हुआ होगा, उसके बाद थोड़ा धीरे बड़ा हुआ होगा, तो उसने आप अपने घर में क्या देखा होगा? इधर बेंगल पड़ी है, उधर बेंगल पड़ी है। दूसरे घर में गया होगा, दोस्त के घर में, तो वहां भी बेंगल पड़ी है। किसी पड़ोस में गया होगा, कहीं भी फिरोजाबाद में गया होगा, सब जगह बेंगल से काम चल रहा है, तो उसको भी बेंगल के काम में ही जाना पड़ा। ये मजबूरी है सबका, सबकी मजबूरी यही होती है। They lie in the mounds of unkempt yards are piled on four-wheeled hand carts. कई बार क्या होता है, इनमें से कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, मान लो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो बैंगल मेकिंग की हैं उनमें जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं गरीबी में, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो सीख लेते हैं वहां से, बाद में घर में एक छोटी सी भट्टी ले आते हैं, गैस वाली भट्टी वगैरह, और उसमें भी कांच की चूड़ियां बनाने लग जाते हैं, यानी खुद का बिजनेस करते हैं। और वो खुद की चूड़ियां बेचेंगे कैसे? उनके पास तो कोई रिटेल चेन या डिस्ट्रीब्यूटर चेन है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक हैंड कार्ट, यानी कि अपने हाथ से चलने वाली गाड़ी, जो कहते हैं ना लारी वगैरह, लारी पे रख के और बेचने निकल जाते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन along the narrow lanes of shanty town। उन फिरोजाबाद की गलियों में घूमते फिरते, लारी चलाते हुए वो बेचने की कोशिश करते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers। और ऐसे डार्क हटमेंट्स, क्योंकि ये जो जगह है और जो घर हैं बहुत डार्क होते हैं, क्योंकि इसमें ना एयर और ना लाइट, किसी के लिए भी वेंटिलेशन नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही नहीं है। नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वहां पे गैस के लालटेन वगैरह पड़े रहते हैं, ऑयल लैम्प्स जिसे बोलते हैं। फ्लिकरिंग यानी उनकी जो रोशनी होती है ऐसे फ्लिकर करती रहती है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी अपने फादर मदर के साथ में बैठ के यही बैंगल मेकिंग का काम करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, धीरे धीरे जो कलर ग्लास है उनको पिघला के, उनको वेल्ड करके या उनको सर्कल में शेप दे के बैंगल्स बनाई जाती है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। बचपन से लेके वो डार्क हटमेंट में रहते हैं और भट्टियों में और फ्लिकरिंग लाइट में ही काम करते हैं, तो उनकी आंखों को जो है आदत पड़ जाती है अंधेरे में ही काम करने की, अंधेरे में ही उनको दिखता है। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं, धूप में कभी निकल जाते हैं ना, तो उनको दिखाई नहीं देता है। तो लाइट वाली, रोशनी वाली चीजें उनको दिखाई नहीं देती हैं, उनको अंधेरे में पढ़ना, अंधेरे में काम करना मतलब एडजस्ट हो जाती है आंखों के हिसाब से। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और इनमें से कई बार ऐसा होता है, एडल्ट बनने से पहले या 18-20 साल या 30 साल का होने से पहले तो उनकी आंखों की रोशनी पूरी चली जाती है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एक फैमिली की बात कर रहा है, दूसरी एक छोटी बच्ची की बात कर रही है जो भी वहां पे फिरोजाबाद में ही रहती है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। उस पड़ोस में उसको एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी, सविता नाम की, जो पिंक कलर की ड्रेस में घूम रही है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बड़ी वुमेन के साथ में, एल्डरली वुमेन के साथ में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी ग्लास के पीसेस को ही, यानी कि बैंगल्स का ही काम कर रही है, सोल्डर कर रही है यानी जोड़ रही है। as her hands move mechanically like the tongues of a machine। क्योंकि जब से पैदा हुई है उसको उसी काम पे बैठा हुआ है, या जब से काम करने लायक चालू हुई थी तब से लेके वही काम कर रही है, तो उसके हाथ अब भी बहुत फास्ट मूव करते हैं मैकेनिकली, ऐसे जैसे मशीन काम कर रही हो। तो वो फटाफट फटाफट पीसेस को जोड़ती जाती है और बैंगल्स बनाती जाती है, शेप देती जाती है, जो भी करना है काम करती जाती है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स शी हैज टू मेक। सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्रता, सैंक्शन करना, सैंक्ट क्या है, बहुत कहते हैं ना सैंक्शियस प्लेस है, तो बहुत पवित्र जगह है। तो सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता।
उन बैंगल्स की बहुत पवित्रता होती है, पर हिंदू धर्म में है ना, बैंगल्स, लाख की चूड़ियां जो होती है सुहाग की निशानी होती है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये सुहाग की निशानी होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी कि शादी की पवित्रता, शादी की जो एक अच्छी भावना होती है उसको रिप्रेजेंट करती है सुहाग को, राइट। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped in a red wheel. ये छोटी बच्ची सविता जो अभी बैंगल की मेकिंग में लगी हुई है, उसको शायद उसको इतना पता नहीं है उस बैंगल की क्या खासियत है, वो कहाँ यूज होती है या सुहाग की यूज होती है, लेकिन एक दिन उसके पास ये चीज सामने आ जाएगी, एक दिन सडनली उसके ऊपर आ जाएगी और पता पड़ेगा जब उसको लाल कलर के घूंघट में दुल्हन बना के रेडी कर दिया जाएगा। Her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. यानी कि वो लाल कलर की ड्रेस पहनेगी, लाल कलर की हिना उसके हाथों में लगी होगी और लाल कलर की चूड़ियां उसने पहनी होगी, दुल्हन बन जाएगी। तब उसको पता पड़ेगा ये चूड़ियों का असली वर्क क्या है। She will then become a bride. तब वो एक दुल्हन बनेगी, like the old woman beside her who became one many years ago. सविता जिस लेडी के पास में बैठी हुई थी, वो लेडी उसकी माँ थी और वो भी कई साल पहले ऐसी ही ब्राइड बनी थी। उसी के तरीके से ये भी ब्राइड बनेगी एक दिन। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। वो उसकी मदर, सविता की मदर की रिस्ट में अभी भी बैंगल्स हैं। जस्ट वन मिनट गाइस। ओके, सो शी टॉक्स अबाउट दैट वुमन जो सविता के पास में बैठी हुई है, उसकी माँ, वो भी पहले कभी बनी होगी इस तरीके से दुल्हन। उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, बट नो लाइट इन हर आईज। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, यानी कि उसका सुहाग जिंदा है तो उसकी बैंगल्स तो पहनी हुई हैं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये किसने बोला? शेर भर, शेर मतलब पुराने जमाने में तोलने के लिए शेर होता था, जैसे आजकल केजी वगैरह होता है, शेर सवा शेर सुना होगा ना, तो शेर मतलब एक तोलने की यूनिट होती है। तो शेर भर खाना यानी मुट्ठी भर खाना जितना होता है और कुछ नहीं। एक वक्त मुट्ठी भर खाना भी कभी नहीं खाया, ऐसा उस लेडी ने बोला जो जिसकी अभी मतलब सविता की माँ है। बोला इतनी गरीबी में जिए हैं पूरी जिंदगी, कभी जिंदगी में उसने मुट्ठी भर खाना भी पेट भर के नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड मतलब जैसे ड्रेनेज पानी निकाल देता है, वैसे उसकी लाइफ से जॉय निकल गया, उसकी आवाज जॉयलेस हो गई है बिल्कुल। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. उसका मीनिंग उसको बताया है कि पूरे लाइफ टाइम में उसने कभी भी अपने एक फुल एंटायर मील कभी नहीं खाया होगा। That's what she has reaped. और यही उसने पाया है। कहते हैं ना, as you sow was you reap what you reap, ठीक है ना, एज यू रीप व्हाट यू सो। तो जैसा आप बोगे वैसे ही आप पाओगे। तो उसने अपनी लाइफ में यही बोया था और यही मिला है उसको। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज टू मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। जब सविता के फादर से बात करती है या उस लेडी के हस्बैंड से बात करती है, तो वो यही बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा नसीब है, मेरे को और कुछ आता ही नहीं है, बैंगल्स ही बनाने आते हैं। हाँ, इतना मैंने किया है कि बैंगल्स का काम करते करते धीरे धीरे अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा मकान बना लिया है, घर बना लिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड। तो उसकी बातें सुन के वो ऐसा लगता है कि उसको अचीवमेंट बोल रहा है वो घर बनाने को, लेकिन वो अचीवमेंट है क्या? लाइफ टाइम में एक घर बनाना, और वो भी ऐसा झोपड़ी जैसा घर बनाना, वो एक अचीवमेंट है। लेकिन वो कहता है ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, एटलीस्ट फैमिली के ऊपर छत तो है सर के ऊपर। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और यही रोना धोना, द क्राई मीन्स रोना धोना, यही रोना धोना सारे गलियों में, सारे घरों में फिरोजाबाद में चलता है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि उनके पास ना पैसा है, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि बैंगल्स बनाने का जो बिजनेस चल रहा है वहां पे वही करते हैं, जॉब करते थे जॉब, बिजनेस करते बिजनेस, वही बैंगल्स बनाने का ही काम करते हैं, हर फैमिली, हर जनरेशन, हर चीज वही करते हैं। नॉट इवन दो इनफ टू ईट, उनके पास खाने को चाहे पूरा नहीं होगा,
और यही रोने धोने की बातें चलती है कि यही नसीब है, यही कर्म है, यही मैं सीखता हूँ, यही मुझे आता है, मैंने एटलीस्ट घर तो ले लिया, ये तो कर दिया, वो कर दिया, ऐसी ही चलती रहती है बातें सभी जगहों पे। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। उनमें से किसी यंग लड़कों को पूछो कि भाई तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते हो, तो वो रोते रहते हैं। लेमेंट करना मीन्स रोते हैं या पश्चाताप करते हैं, किसके ऊपर? अपने एल्डर्स के ऊपर, कि मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया, मेरे को कुछ सिखाया नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जबकि वो सीख सकते हैं, अभी भी टाइम है उनके पास, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते हैं। दे हैव एक्सेप्टेड देयर पॉवर्टी। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, कि टाइम बहुत निकलता गया है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वहां पे हर फैमिली यही करती है, लेकिन फिर भी चेंज कुछ नहीं हुआ है। लिटिल हैज मूव्ड यानी चेंज ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इन फिरोजाबाद, years of mind numbing toil, माइंड नमिंग मतलब दिमाग को खत्म कर देने वाला, टॉयल मतलब हार्ड वर्क, ऐसा हार्ड वर्क या ऐसा लेबर ये लोग करते हैं जिसकी वजह से इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये कुछ और चीज सोच ही नहीं पाते हैं बेंगल मेकिंग के अलावा। इट हैज किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उनके अंदर से कुछ नया करने का, इनिशिएटिव लेने का, सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। किल्ड एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यहाँ तक कि सपने देखना भी नहीं आता उनको, वो सपने भी नहीं देखते। Why not organize yourself into a cooperative? तो अनीस जंग ने उन लोगों को एक विचार दिया, यंग लोगों को, कि आप लोग मिलके अपना खुद का एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं खोल लेते। जैसे अमूल का एग्जांपल आपको पता है कि किसानों ने मिलके कोऑपरेटिव बनाया और अमूल एक बहुत बड़ी अभी मिलियंस एंड बिलियंस के टर्नओवर की कंपनी बन गई है। आई आस्क a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, कि अपने फादर्स या फोर फादर्स की वजह से जो यंग मैन आज इस विशियस सर्कल में फंस गए हैं बेंगल मेकिंग में, उन लोगों को ग्रुप बना के मैंने पूछा कि आप लोग कोऑपरेटिव बना के काम क्यों नहीं करते हो। ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आप लोग ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, ज्यादा पैसे कमा पाओगे। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. Hold up means पकड़ लिया जाएगा। तो बैंगल मेकिंग ये इलीगल है, वहां पे किसी के पास भी लाइसेंस वगैरह नहीं होता है, उनको पता है, लेकिन फिर भी ये काम करते हैं क्योंकि मजबूरी है। कह रहे हैं हम लोग कोऑपरेटिव बना के करेंगे ना, तो वो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों को नहीं पकड़ेंगे, पुलिस वाले किसको पकड़ेंगे? हमको पकड़ेंगे, हमको जेल में डाल देंगे। We will be beaten, we will be dragged to jail for doing something illegal. हमें मारा जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा पहले वो एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि इससे पहले कई लोगों ने ऐसा कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश की होगी, उन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, अब वो भी नहीं करते हैं वो लोग। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उन यंग मैन के ग्रुप के बीच में भी कोई भी एक ऐसा लीडर भी नहीं है जो उनको नई चीजें बता सके या नई चीजें सिखा सके या कोई रास्ता निकाल सके यहाँ से बाहर निकलने का। Their fathers are as tired as they are. उन लोगों के फादर यानी जो बड़ी एज के हैं वो भी टायर्ड हो चुके हैं, पूरी लाइफ यही काम कर चुके हैं। जैसे ये यंग मैन थक चुके हैं बाकी चीजें ट्राई करने से, वो भी बड़े फादर्स भी ट्राई नहीं करते हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. So ये एक विशियस सर्कल है, जिस विशियस सर्कल में सारे यंग मैन वो फंसे हुए हैं। वो लोग बोलते हैं ये चीज, ब्लेम करते हैं अपने फादर्स को क्योंकि उनके फादर्स ने कुछ नहीं सिखाया है। उनके फादर्स बोलते हैं हमारे फादर्स ने कुछ नहीं सिखाया है। एक तरीके से विशियस सर्कल है, वो सब फंसे हुए हैं। हाँ, हालांकि उनमें से किसी ने कभी ट्राई भी किया होगा कोऑपरेटिव बनाने का या कुछ और करने का, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उस तरीके से वो सारी चीजें खत्म होती गई। तो फिर जस्ट 1 मिनट। ये जो विशियस सर्कल की बात कर रहे हैं, इसमें सारे यंग मैन जो है फंस गए हैं। वो अपने फादर्स को ब्लेम करते हैं, उनके फादर्स को ब्लेम करते हैं। Some of them might have tried somewhere to do something else, but they were not successful, or maybe they were uh, trapped into police procedures, etc., for being this an illegal business. तो उसकी वजह से उनको कई बार वो सब शेम भी सहना पड़ा। तो दिस इज द विशियस सर्कल, या स्पाइरली वो घूमता रहता है। स्पाइरल जो होता है चक्रव्यूह जैसा घूमता रहता है। किन किन चीजों के बीच में? जैसे लास्ट हमने पढ़ा था, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पोवर्टी, पोवर्टी यानी गरीबी, अपैथी, अपैथी मतलब होता है किसी और के साथ में कोई भी फीलिंग न रखना। पैथी मतलब फीलिंग, अपैथी मीन्स एंटी ऑफ पैथी यानी ऑपोजिट ऑफ पैथी। तो कोई फीलिंग नहीं रखना, अनइंटरेस्टेड जैसा। देन ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, लालच किसका? जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, जो बैंगल मेकिंग का
फैक्ट्रीज चलाते हैं और इन लोगों से काम करवाते हैं। एंड टू इनजस्टिस, इनजस्टिस इन लोगों के साथ हो रहा है, वो अमीर तो लोग अमीर हो रहे हैं और ये गरीब और गरीब हो रहे हैं, इनको कोई पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही, सरकार भी कुछ नहीं करती। सो पोवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, इनकी लाइफ इस स्पाइरल में चलती ही रहती है, इसमें ही घूमती रहती है। किसी से भी कुछ भी पूछो तो वो कर्म बोलेगा, नसीब बोलेगा, गरीबी बोलेगा, बड़े लोगों की लालच बोलेगा या इनजस्टिस बताएगा। इन सब चीजों के बीच में कंप्लेन करते रहेंगे और वो अपना इस चीज को एक्सेप्ट करके रहते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ बेंगल मेकिंग आता है और वो लोग वही करेंगे। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty. तो अब जब मैंने उन सब लोगों की बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी दुनिया में एक ही दुनिया नहीं है, दो अलग अलग दुनिया है। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। एक वो वर्ल्ड है जिसमें ऐसी फैमिलीज, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पोवर्टी, जो उस पोवर्टी के जाल में, गरीबी के जाल में फंस गई है, burdened by the stigma of caste in which they are born। स्टिग्मा मतलब उसका जो दिमाग में वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ऐसा ब्लाइंड वाला भरा हुआ है। तो कैसा कि हम इस जात में पैदा हुए हैं, बेंगल मेकिंग की कास्ट में पैदा हुए हैं, तो हमें कुछ और करने को मिलेगा ही नहीं, हम सिर्फ बेंगल ही करेंगे। अगर हम दूसरे वर्ल्ड में होते, दूसरा वर्ल्ड मीन्स द अदर, अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स। साहूकार एक हिंदी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अमीर लोग, जो फैक्ट्री के मालिक वगैरह है ना, वो लोग साहूकार होते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो साहूकार लोगों की एक, उनका एक अलग वर्ल्ड है और इन फैमिलीज का जो पॉवर्टी में जाल में फंसे हुए उन लोगों का एक अलग वर्ल्ड है। और ये दोनों के बीच में ही एक ही कॉन्सेप्ट बड़ा है, वो है कि इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो अमीर हैं, इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो गरीब हैं और रहेंगे वैसे के वैसे ही। ये स्टिग्मा चलता रहता है। द मिडिल मैन, और इन सब के बीच वाले लोग जितने भी हैं, चाहे वो फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स हों, चाहे पुलिस मैन हो, द पुलिसमैन, द मिडिलमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, या सरकार हो, द ब्यूरोक्रेट्स, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों, एंड द पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि लीडर हों, वो सबके लोग, ये सब इनके मिडिलमैन होते हुए भी इन सब का भी कोई फायदा नहीं है, वे सब भी कोई कुछ नहीं करता है इन लोगों के लिए। ये गैप जो है अमीर और गरीब का बीच का, उसको कभी पूरा नहीं करता है, इनजस्टिस को कभी हटाता नहीं है। Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सब लोगों ने मिलके, टुगेदर मीन्स इन सब लोगों ने मिलके, दे हैव इम्पोज्ड, उन्होंने जबरदस्ती लाद दिया है, लाद देना या रख दिया है, द बैगेज यानी कि वजन। किसका वजन? उस चाइल्ड के ऊपर। जैसे मुकेश की बात करें या फिर साहिब की बात करें, उनके ऊपर हमेशा एक वजन रहता है। मुकेश के ऊपर वजन है अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए, उसके लिए भले बैंगल्स का काम करता है वो सब। और साहिब के ऊपर वजन था, वो थैली लेके घूमता रहता था कचरा घुमाने का, तो उन सब के लिए तो ये बैगेज उनके ऊपर पड़ा हुआ है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि इस बैगेज को कभी हटा ही नहीं सकते। और ये बैगेज उनके सर पे पड़ा रहता है, तो उनका सर कोई या उनका हेड कोई, माइंड कोई दूसरा काम करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। बिफोर ही इज अवेयर, ये चाइल्ड जब एक कास्ट में पैदा होता है, इससे पहले कि उसको कुछ दुनियादारी की खबर पड़े, वो इन सब बोझ के नीचे दब जाता है, उसका चाइल्डहुड खत्म हो जाता है। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसे कि वो देखता है अपने फादर को वही काम करते हुए नेचुरली, वैसे ही वो भी वो काम को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को अपनी लाइफ बना लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और ऐसा होता है ना, घर में सारी फैमिली यही कर रही है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको बोला जाएगा कि आप विद्रोही हो, आप अपने परिवार से दूर जा रहे हो, आप ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हो। ऐसा करना संस्कारों के खिलाफ हो जाता है, तो वो करते ही नहीं है, ऐसी डेयरिंग करते ही नहीं है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। तो इस बढ़ती हुई एज में बच्चे को डेयरिंग करने का तो मौका मिलता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, उनको कभी ऐसी फ्रीडम ही नहीं दी जाती, राइट? When I sense flash of it in Mukesh, I am cheered. तो ये बड़े बड़े लोग, ओल्ड मैन हो, ग्रैंडफादर्स हो, या फिर फादर्स हो, या फिर एल्डर ब्रदर्स हो, उन सब ने तो अपनी लाइफ में ये एक्सेप्ट कर लिया है सारी चीजें। लेकिन मुकेश अभी बहुत यंग है, छोटा बच्चे जैसा है, उसकी आंखों में ऐसी एक चमक दिखती है कि वो डेयरिंग कर सकता है। और ये मुझे जब दिखाई दी तो मैं खुश हुई, आई एम चीयर्ड। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जब उसने मेरे को बोला था ना, उसने दोबारा आज बोला जब मेरे को कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो फिर मुझे लगा यार ये कुछ बनना चाहता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। तो मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, अगर वो गैराज में जा सके, कुछ कर सके या सीख सके तो अच्छा होगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम।
बट उसके घर से गैराज जो है बहुत दूर है, और उतनी दूर तक जाने के लिए उसके पास न गाड़ी है, न कोई और साधन है, ना ही इतना टाइम है कि वो वॉक करके जाए। फिर भी वो एक थोड़ी हिम्मत दिखाता है। जब उसको बताया मैंने कि तेरे इस तरफ एक गैराज है, तू वहां जाएगा क्या? तो उसने बोला हाँ, आई विल वॉक, मैं जाऊंगा, पैदल करके जाऊंगा। रिमेम्बर साहेब वाली स्टोरी में उसने बोला था कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो उसने बोला स्कूल है ही नहीं हमारे आसपास। तो इस अनीस जंग ने बोला था कि अगर मैं बना दूं स्कूल तो तू जाएगा? उसने बोला हाँ, मैं आऊंगा। तो इससे ही ये मुकेश बोलता है कि अगर आप मुझे गैराज में भेजोगे, भले ही दूर होगा, मैं पैदल भी चले जाऊंगा। ही इंसिस्ट। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? मैंने उसको जस्ट मजाक मजाक में बोला कि तू सिर्फ कार चलाने की बात करता है, वो एक ड्रीम है तेरे लिए, बड़ा ड्रीम है, लेकिन तू कभी प्लेन चलाने की या प्लेन ठीक करने की बात सोचता है, ड्रीम करता है, बड़ा ड्रीम करता है कि नहीं करता है? वो जानना चाहती थी। ही इज सडनली साइलेंट। वो चुप हो जाता है, उसका जवाब ही नहीं देता। फिर सोच के फिर बोलता है नो, नहीं। ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और वो जमीन देखता हुआ बोलता है कि नहीं, चुपचाप से। क्यों? और वो अपने आप से बड़बड़ा रहा है, स्मॉल मरमर इन हिज स्मॉल मरमर, अपने आप से बड़बड़ाते हुए, मरमर बड़बड़ाना। उसने एक एम्बेरसमेंट दिखाया, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, यानी शर्मिंदगी हुई उसको, दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। उसने जब ये बोला ना इसके ड्रीम के बारे में कि तू मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इतना सा ड्रीम लेता रहा, तू बड़ा क्यों नहीं सोचता पायलट बनने का या वैसे कुछ करने का? तो बड़ा ड्रीम कर। तो उसको शर्मिंदा महसूस हुआ, लेकिन वो उसको ज्यादा पश्चाताप नहीं हुआ कि नहीं नहीं इससे मेरे को गलत हो जाएगा वगैरह। वो छोटी सी एम्बेरसमेंट हुई उसको। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो खुश है ऐसा ही ड्रीम देखने में, भले ही छोटा ड्रीम है। ही इज कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मीन्स खुश, संतोष, ठीक है ना, ये संतोष ही है कि अच्छा छोटा ड्रीम देखने में ऑफ कार्स। क्यों? क्योंकि उसने कार्स देखी हैं। उसने कार्स देखी होंगी कभी कहीं किसी सड़क पे या वगैरह पे, या उनके स्ट्रीट्स में कभी कोई नेता वगैरह या बिजनेसमैन लेकर आया हो तो उसको दिखी होगी, या फैक्ट्री ओनर के पास कार हो, ये चीजें उसको दिखी भी हैं। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, कभी कभी फिरोजाबाद में उस टाउन में उसको दिखाई दी जाती है कार, तो उसको पता है उसके बारे में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम एयरप्लेन्स उड़ते थे उस टाइम पे, जबकि ये स्टोरी है, ज्यादा नहीं उड़ते थे, इसलिए उसको ज्यादा एरोप्लेन्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो उसका ड्रीम भी नहीं करता था। और आपके ड्रीम भी क्या, आपके थॉट्स से ही आते हैं, उसके थॉट्स में ही नहीं था कहीं पे एयरप्लेन, तो एयरप्लेन का ड्रीम कहाँ से आएगा, राइट? सो दिस इज द स्टोरी जहाँ पे ड्रीम भी बताया गया है। अब किस तरीके से इसमें बताया है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये एक स्टोरी का टाइटल था। तो उसका ड्रीम है एक कार चलाने का, कोई ज्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है, या मोटर मैकेनिक बनने का, वो ज्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है। बट जिस तरीके की लाइफ में वो जीता है उसके लिए वो भी बहुत बड़ा ड्रीम है, क्योंकि एयरप्लेन तो उसने कभी देखे ही नहीं है, वो ड्रीम तो उनके सपने में भी नहीं आ सकता। और इस चैप्टर के थ्रू अनीस जंग हमें ये बताना चाहती है कि हमारी दुनिया में दो समाज रहते हैं, एक जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा है, बढ़िया लोग हैं, उनके पास सब कुछ है, सारी चीजें अवेलेबल है, और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है, पोवर्टी में है, चाहे वो मुसीबत के मारे हुए हों, जैसे बांग्लादेशी के रिफ्यूजी हों, या उन्होंने एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल पोवर्टी हो, या फिर वो उस कास्ट में पैदा होने की वजह से फादर आफ्टर सन, देन सन आफ्टर अनदर जनरेशन, इस तरीके से वो एक्सेप्ट करते जाते हैं उसको। So these two stories tell you the childhood being lost or the spring being lost in through these two stories, right? समझ में आया guys?